भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। दोस्तों, आज शनिवार की शाम 7 बजे हर शनिवार की तरह हम संवाद कार्यक्रम के लिए विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हम जुड़ करके फिर से इस संवाद में एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है मोदी जी के शासनकाल के 7 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न आयाम। राष्ट्रीय सुरक्षा एक राष्ट्रीय संकल्प के रूप में इस विषय पर संवाद के इस अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के लिए, उसकी संप्रभुता के लिए, उसकी एकता अखंडता के लिए, उसके भविष्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष होता है राष्ट्रीय सुरक्षा। जब तक किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, वह राष्ट्र किसी भी मायने में प्रगति कर ही नहीं सकता। उसके आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक जो भी प्रयास रहते हैं, जो भी विकास की कदम रहते हैं, उसको अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का पक्ष कमजोर है तो चंद घंटों में, चंद दिनों में, चंद महीनों में उसे वह पीछे खींच सकता है। इसलिए किसी राष्ट्र के लिए सर्वोपरि विषय होता है राष्ट्रीय सुरक्षा। और भारत जब 21वीं सदी में दुनिया के उदीयमान राष्ट्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे परिस्थिति में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न विषयों पर, विभिन्न आयामों पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। मोदी जी 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए। यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है। आप सबको ज्ञात है कि 1984 के बाद लगातार भारत में गठबंधन की सरकारों का दौर चला और 2014 के पहले पूरे देश की स्थिति काफ़ी लचर थी। घोटालों का दौर था। 2G, 3G, कॉमनवेल्थ, कोलगेट, तभी सभी तरह के घोटाले लगातार हो रहे थे। भारत की सेना के वीर जवानों के कई बार सर काटे गए। उसका भी प्रत्युत्तर जिस कदर भारत सरकार को देना चाहिए था, तत्कालीन समय के UPA 2 की सरकार ने, तत्कालीन समय के कांग्रेस की सरकार ने जो जवाब देना चाहिए था वो नहीं दे पाती थी। इन सब विषयों को लेकर, इन सब परिस्थितियों में भारत देश की जनता अत्यंत आक्रोशित थी, जो कि अत्यंत स्वाभाविक भी था। इसलिए 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 3 दशकों बाद, 1984 के बाद, गठबंधन के दौर के बाद मोदी जी के नेतृत्व को भारत देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ स्पष्ट जनादेश देने का काम किया। और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का जो विषय था वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 2014 के चुनाव के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ सामने रखा गया था और भारत देश की जनता ने उसे अप्रिशिएट करते हुए मोदी जी को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया। स्वाभाविक था कि यह एक महज सामान्य राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि 21वीं सदी के उदीयमान भारत के निर्माण के लिए एक स्पष्ट जनादेश था। उसी अपेक्षाओं के अनुरूप पिछले 7 सालों में अनेक पक्षों पर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा उठाया गया है। उसी से संबंधित विभिन्न आयामों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे पहले अगर किसी ने मजबूती के साथ बात रखी तो पहले मनीषी थे चाणक्य, जिन्होंने 2200 साल पहले अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बड़ी मजबूती के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर, उसके महत्ता के विभिन्न आयामों पर मजबूती के साथ बातें रखी थी, जो किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। चंद्रगुप्त चाणक्य के समय ये बातें जितनी प्रासंगिक थीं, आज भी वो बातें उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई हैं। और भारत के इतिहास में जब जब राष्ट्रीय सुरक्षा के पक्ष को अधिक महत्व नहीं दिया गया, उस पक्ष में कमजोरी रही, तो भारत पर आक्रमण भी हुए। भारत मध्यकाल के, मध्य भारत के और आधुनिक भारत के शुरुआती दौर पर अनेक बार गुलामी की जंजीरों में भी जकड़ा। इसलिए हमारे इतिहास के इन पक्षों से हमें हमेशा सीख लेनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए हमेशा उसकी मजबूती के लिए प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक विचारधारा का अंग रहा है, जो
जनसंघ के समय से, भारतीय जनता पार्टी के समय से जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके महत्व को पार्टी अपने विचारधारा के रूप में अंगीकृत करके चलती रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि 1966 में ही जनसंघ के समय से ही यह प्रस्ताव पारित करके स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने का मतलब था कि हम हमारी संस्कृति के अनुरूप नो फर्स्ट यूज, पहले हम प्रयोग नहीं करेंगे कि नीति के साथ हमको आगे बढ़ना था। जो परमाणु सुरक्षा है वो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी भी किसी भी प्रकार से आंच ना आए, इसलिए हमारे देश को हम परमाणु रक्षा संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते थे, न कि किसी और पर अटैक करने के लिए। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक भारत लगातार 1500 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत रहा, लेकिन भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। हमारी संस्कृति का हिस्सा है विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व कल्याण की भावना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसी के अनुरूप नो फर्स्ट यूज, परमाणु हथियारों के लिए, एटम वेपन के, न्यूक्लियर वेपन के लिए भी हमारी यही रणनीति रही है। और जनसंघ के समय में भी 1966 में जब प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके पीछे भी इसी तरह की भावना स्पष्ट रूप से थी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 2014 के चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी हुए, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के रूप में घोषणा पत्र में ही मोदी जी के नेतृत्व में सामने रखा गया था और भारत देश की जनता ने उसे मजबूती के साथ स्पष्ट जनादेश प्रदान किया, जिसके कारण ही मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अनेक कदम उठाए गए हैं। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो मोदी जी की नीतियों को 4 प्रमुख हिस्सों में हम बांटकर देख सकते हैं। इसमें प्रथम महत्वपूर्ण बात है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को मिलने वाली हर चुनौती और खतरे से निपटने में देश को सक्षम बनाना। ये पहला आयाम राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मोदी जी की नीतियों के बारे में कहा जा सकता है। दूसरा जो बिंदु है, हर नागरिक को अपने जीवन को बेहतर बनाने से जुड़ी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति खुलेआम काम कर सके, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई पर्यटक हो, हर व्यक्ति विशुद्ध रूप से सुरक्षा की किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त होकर के राष्ट्र के भीतर काम कर सके। इसे दूसरे पक्ष के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। मोदी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचारों के तीसरे पक्ष के रूप में मैं चर्चा करना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि भारत के हितों को जब चुनौती मिलती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमाओं के आगे जाने से भी हम कतराएंगे नहीं। सीमा से, हमारे राष्ट्र की सीमा से बाहर जाकर भी हम अटैक करने की नीति का पालन करेंगे। और कहा जाता है कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। इस सोच के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम को मोदी जी के नेतृत्व में अपनाया गया। विशेष करके हमने देखा जब उरी में आतंकवादी घटना हुई तो मोदी जी ने सीमा पार करके, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वीर सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसी तरह से पुलवामा में जब आतंकवादी हमले हुए तो बालासोर में हमारी सेनाओं ने हमारे सीमा को, हमारे अंतरिक्ष की सीमा को पार करते हुए बालासोर में एयर स्ट्राइक किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या एयर स्ट्राइक की बात हो, हमारी नीति मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट रही है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम सीमा पार जाकर भी अटैक करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। यह तीसरे महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के मोदी जी की नीति को परिभाषित किया जा सकता है। चौथे पक्ष की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो मित्र देश हैं, उनके साथ एक बेहतर माहौल, एक बेहतर परिवेश बनाकर काम करना, इसे चौथे बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये 4 जो महत्वपूर्ण पक्ष मैंने मोदी जी की नीति के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे व्याख्यायित किया है। इन 4 बिंदुओं को नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो जो सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला महत्वपूर्ण आयाम जो आता है
वो हमारे सीमाओं की सुरक्षा का आता है। हमारी सीमा रेखा बहुत लंबी है। हमारे बॉर्डर्स करीब 15,106 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इसी तरह से कोस्टल लाइन, समुद्री तट की मैं बात करूं तो 7,516 किलोमीटर की लंबी हमारी कोस्टल लाइन है। इनकी सुरक्षा करना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संदर्भ में जब हम बात करें तो पाकिस्तान ने हमारी आज़ादी के बाद से लगातार हमारे सीमा रेखा पर सुरक्षा को डिस्टर्ब करने का हमेशा दुष्प्रयास किया है। इस दृष्टि से 1948 में पाकिस्तान की सह पर कबायलियों द्वारा किए गए हमले को पहले आघात के रूप में देखा जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान ने 1965 में और 1971 में भी भारतीय सीमाओं पर आक्रमण करने का दुष्प्रयास किया और इन सभी युद्धों में पाकिस्तान को मुंहकी खानी पड़ी। इसलिए पाकिस्तान ने पूरी तरह से समझ गया कि फुल स्केल वार के माध्यम से, आमने सामने के युद्ध के माध्यम से भारत को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने 1990 के बाद प्रॉक्सी वार, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद की एक छद्म रणनीति पर काम करना चालू किया और लोगों को ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी बनाना, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको पैसा देना, उनसे स्मगलिंग कराना, उनको हथियार देना, इस तरह का प्रॉक्सी वार करके हमारे कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में डिस्टरबेंस पैदा करने की पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन इस दृष्टिकोण से भी मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा तारीख 5 अगस्त 2019 की, जिस तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और कश्मीर में अलगाववाद के जो बिंदु नेहरू जी के कार्यकाल के समय से 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान के कारण जो पैदा हुआ था, उसे आमूल चूल ढंग से जड़ों से समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में ने किया है, जिसके कारण से मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अलगाववाद के बिंदु कम होंगे और कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग के रूप में पूरी तरह से एकीकृत होकर के एक नए आयाम की ओर कश्मीर और हमारा देश भारत आगे बढ़ पाएगा। और इसके कारण से अलगाववादी प्रवृत्तियां, आतंकवादी प्रवृत्तियां कश्मीर में एकीकरण के कारण, कश्मीर में विकास के कारण लगातार कम होते जाएंगे। यह बात आने वाले समय में साफ साफ देखने को मिलेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु मोदी जी के नेतृत्व में 7 सालों के बदलाव के रूप में जिसे देखा जा सकता है, वह है सेना और सुरक्षा बलों के बढ़ा हुआ मनोबल। आज उनको कोई भी कार्रवाई करने से कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी न राजनीति करती है न करने देती है। इस बात को मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में बार बार प्रमाणित किया गया है और इसके कारण से हमारी सेना का आज आत्मविश्वास और मनोबल काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ा हुआ है। हमने पहले भी जिक्र किया कि उरी में जब आतंकवादी घटना हुई तो सेना को पूरी खुली छूट दी गई और हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसी तरह पुलवामा में जब आतंकवादी घटना हुई तो सीमा पार जाकर हमारे एयरफोर्स के जवानों ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये केवल और केवल पॉलिटिकल लीडरशिप के स्ट्रांग नेतृत्व के कारण, स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग के कारण संपन्न हो पाया कि मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी गई और उसी कारण से इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सका। इन सब के कारण हमारी सेना का मनोबल कई गुना बढ़ा हुआ है और आज हमारी सेना पूरी वीरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। दूसरे हम बात करें तो चीन के संदर्भ में बात किया जा सकता है। दोस्तों, आज आप सबको पता है कि चीन भारत से बौखलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया के स्तर पर, विशेषकर कोविड के बाद और उसके पहले के संदर्भों में भी चीन की अधिनायकवादी, आक्रमणवादी नीतियों के कारण पूरी दुनिया में उसके प्रति एक नेगेटिव सेंटिमेंट था और कोरोना के बाद के समय में यह नेगेटिव सेंटिमेंट और कई गुना बढ़ गया है। इसी कारण से हम देखते हैं कि आज दुनिया के विभिन्न विकसित राष्ट्र
जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो भारत के साथ अलग अलग तरह के अलायंस कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बोलना चाहूँगा कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ एक क्वाड का गठन किए हैं, जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों को नियंत्रित करने की दृष्टि से यह पार्टनरशिप या अलायंस की गई है। इसी तरह से विभिन्न आर्थिक पक्षों पर भी विकसित राष्ट्रों का भारत को अपार समर्थन मिल रहा है, जिसके कारण चीन बौखलाया हुआ है और वह कभी डोकलाम में घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है, कभी गलवान में घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है। दोस्तों, आज के देश की विदेश नीति, आज के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति आर्थिक आयामों से स्पष्ट रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत के आर्थिक पक्षों पर जो मजबूती आई है उसके कारण चीन बौखलाया हुआ है, लेकिन हमारे वीर सैनिक लगातार चीन को भी जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। हर बार हमारे सेना के जवानों ने मजबूती के साथ जवाब दिया है। यह अलग बात है कि विपक्ष हर समय अनर्गल आरोप हमारे सेना को भी के ऊपर भी लगाकर उनके मनोबल को गिराने का काम करता है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का समय हो, चाहे एयर स्ट्राइक का समय हो, सबूत मांगना विपक्ष को किसी भी स्थिति में शोभा नहीं देता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे वीर सैनिकों के सम्मान की दृष्टि से इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, अब चीन के संदर्भ में या चीन के बॉर्डर पे जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो 1962 में नेहरू जी के समय में एक बार चीन तो हमें बड़ा धोखा दे चुका है और हम पर आक्रमण कर चुका है और भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करके भी वो बैठा हुआ है। अक्साई चीन को आज हथिया कर बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हमारे बॉर्डर पे अधोसंरचना का हम तेजी से विकास करें। इस दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया गया है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलना चाहूँगा, रोहतांग पास में अटल टनल का जो उद्घाटन किया गया है यह अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्य है। मोदी जी के नेतृत्व में 26 सालों के टाइमलाइन वाले काम को 6 सालों के अंदर कर दिखाया गया और यह अटल टनल पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर, सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन पर बनने वाला अटल टनल है। दोस्तों, आप में से कई लोग लेह लद्दाख की यात्रा मनाली की ओर से भी किए होंगे। जब पहले के समय में, जब उस समय के उस रास्ते से, मनाली से लेह के रास्ते पर मैं भी लेह लद्दाख की यात्रा किया हुआ हूँ। उसमें जाने पर कितना दुरूह था, कितने अधिक घंटे लगते थे और चीन अगर उस दिशा में भारत के ओर आक्रमण करता तो हमारे वीर सैनिकों को हथियार ले जाने में, रसद ले जाने में किस तरह की कठिनाइयाँ हो सकती थी, उसको उस मार्ग पर, मनाली से लेह के मार्ग पर यात्रा करने वाला हर व्यक्ति जानता है। लेकिन आज अटल टनल का जो निर्माण किया गया है उसके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत मजबूती मिली है और हमारे सेना के जवान अब हथियार ले जाने में या रसद ले जाने में अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और इन सब अधोसंरचनात्मक विकास के कारण चीन की जो साजिशें हैं उसको कहीं ना कहीं गहरा धक्का पहुंचता जा रहा है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार मजबूती मिलती जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा भी बहुत तेजी से अधोसंरचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में भी नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं, जो असम और 7 सिस्टर्स हैं, इन 8 राज्यों की सुरक्षा की दृष्टि से लगातार काम किया गया है। जो चिकन नेक है, जो पश्चिम बंगाल में नॉर्थ ईस्ट भारत को जोड़ने वाला जो एक मुर्गी की नेक की तरह, मुर्गी के गले की तरह जो पतली पट्टी है, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बहुत तेज़ी से मजबूत किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड का निर्माण करके हम एक बार में टीवी में देख रहा था कि एक साथ मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के 12 सड़कों का उद्घाटन किया। इसी तरह लद्दाख क्षेत्र के 63 पुलों का निर्माण किया। इन सब कामों को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उनमें आज़ादी के कई दशकों के बाद तक कांग्रेस के इतने लंबे समय के शासन के बाद भी इंसर्जेंसी की चपेट में अधिकांश राज्य
फंसे हुए थे। इंसर्जेंसी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में इंसर्जेंसी में जो लोग इन्वॉल्व थे या तो वो मार दिए गए या उनको मुख्य धारा में शामिल किया गया है। और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में आज इंसर्जेंसी खत्म होकर के शांति बहाली की दिशा में बहुत तगड़ा काम हुआ है, जिसे मोदी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रैटेजिक विक्ट्री, रणनीतिक विजय कहा जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह से आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो वामपंथी आंदोलन है वह भी अत्यंत खतरनाक है। उन पर भी मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं, और चाहे सड़कों का निर्माण हो, अन्य विकास कार्य हो, और सेना के माध्यम से या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से लगातार सुरक्षा प्रदान किया गया है। 160 जिले जो नक्सलवाद से ग्रसित थे, अब उनकी संख्या तेजी से कम होकर के 50 के आसपास पहुंची है, और अधिकांश घटनाएं हमारे छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में सिमटी हैं। इन पर भी तेजी से काम मोदी जी के नेतृत्व में देश में किया जा रहा है, और आने वाले समय में वामपंथी आंदोलन के खतरों से भी भारत देश को आज़ादी मिलेगी। हिमालय के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो नेपाल और भूटान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, हमारा रिश्ता अटूट है। भारतीय सेना की भी दृष्टि से देखें तो नेपाल का गोरखा रेजिमेंट का ऐतिहासिक योगदान भारत की सेना के साथ रहा है। इसी तरह से बांग्लादेश से भी हमारे संबंध, हमारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध, भाषा संस्कृति के संबंध बड़े प्रगाढ़ और पुराने हैं। एक बेजोड़ सेतु के रूप में ये सब काम करते हैं, जो एक ही संस्कृति के हम लोग कहीं ना कहीं हिस्से हैं। इसी तरह से श्रीलंका से भी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के अनेक आयाम जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इन राष्ट्रों की चर्चा इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है, और इन राष्ट्रों की स्थितियों को ध्यान देना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम अपने नेबर चेंज नहीं कर सकते। इस दृष्टि से इनकी भूमिका और इनके साथ संबंध, यहाँ की गतिविधियाँ भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, हैं और रहेंगी। इसलिए इन संदर्भों पर मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से कार्य हो रहा है। चीन भी जो उसकी विस्तारवादी नीतियों को, जो गहरा आघात भारत के जो विकसित राष्ट्रों के साथ अलायंस बन रहे हैं, उसके कारण जो चीन बौखलाया हुआ है, उसके कारण इन पड़ोसी देशों में चीन बार बार डिस्टर्बेंट करने की कोशिश करता रहता है। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट सिटी रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट में वो निवेश करके श्रीलंका के साथ तेज संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए म्यांमार में, इसी तरह म्यांमार में भी वो कई तरह के डिस्टर्बेंट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की कोशिश है कि म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जल्द से जल्द बहाल हो। चीन इन सब क्षेत्रों में अपनी दखलंदाजी। दोस्तों, हम एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनके साथ भी एक अलायंस कर रहे हैं। इसके अलावा हम पड़ोसी देशों के साथ भी बेहतर से बेहतर संबंध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कोरोना की परिस्थितियों में भी हाइड्रोक्लोरोक्विन हो या अन्य चिकित्सीय सुविधाएं हों, पीपीई किट हों, दवाइयाँ हों, उपकरण हों, इन सब दृष्टिकोण से भी हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ एक बेहतर तालमेल बनाकर कोरोना से लड़ने की दिशा में एक अच्छा गुडविल जनरेट करने में काफ़ी हद तक सफल हुए। विशेषकर कोरोना 1 के बाद की परिस्थितियां जिस तरह से बढ़ी थी, उसमें काफ़ी हद तक हमको सफलता मिली है। दोस्तों, दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम एशिया के जो देश हैं, जो सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, इन सब जो कई राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र भी हैं, इनमें भी हम विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़े हैं, जिसके कारण से इन राष्ट्रों में आतंकवाद जैसी चीज़ों का भी लगातार विरोध हुआ है, जो रणनीतिक रूप से मोदी जी के नेतृत्व की बड़ी जीत है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जो ट्रेडिशनल सुपर पावर है, जैसे अमेरिका है, रूस है, इन सबके साथ हमने अच्छे आर्थिक संबंध स्थापित किए ही हैं, रणनीतिक और सैनिक संबंध भी स्थापित किए ही हैं। लेकिन इनके अलावा जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं, जैसे साउथ कोरिया या जापान, इनके साथ भी हमने अलायंस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अमेरिका के साथ
हमारे लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण एक समृद्ध मेल खाता है। इसी तरह से हम रक्षा के क्षेत्रों में भी अमेरिका से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप लगातार करते आ रहे हैं। हम डिफेंस कोऑपरेशन को भी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स को, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम अमेरिका के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस भारत के लिए एक लॉन्ग स्टैंडिंग और टाइम टेस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर रहा है, इसलिए रूस की महत्ता को बराबर समझते हुए उसके साथ भी हम संबंध स्थापित करने में सफल हुए हैं। पहले हम देखते थे कि रूस हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर और अच्छा दोस्त तो हुआ करता था, लेकिन अमेरिका हमको तरजीह नहीं दिया करता था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में रूस और अमेरिका हम दोनों के साथ तेजी से अपने संबंधों को अच्छे तरीके से निभाने में सफल हुए हैं। आज राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों, जो न्यू जनरेशन फाइटर प्लेन हैं, जो न्यू जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उन पर भी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम हुआ है। आप सब ने देखा कि कांग्रेस के लिए तो रफाल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय आया और चला गया, लेकिन आज रफाल मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन सबके अलावा मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा मोदी जी की आत्मनिर्भरता की रणनीति पर। उन्होंने मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसे रक्षा उत्पादों की दृष्टि से भी सामने रखा है। रक्षा बजट में भारतीय कंपनियों से सामान खरीदने के लिए अलग बजट की व्यवस्था की गई है। 60% हथियार भारतीय कंपनियों से खरीदने के लिए बजटीय व्यवस्था स्थापित की गई है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 200 से अधिक रक्षा उत्पादों को पॉजिटिव लिस्ट में डाला है, अर्थात उन 200 रक्षा उत्पादों का आयात विदेशों से भारत नहीं करेगा, बल्कि भारत के अंदर ही उनका निर्माण किया जाएगा। मैं बार बार PLI स्कीम की बात करता हूँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मोदी जी लाए हैं, उसी तरह से रक्षा उत्पादों की दृष्टि से भी PLI स्कीम को मोदी जी ने लागू करने का काम किया है। इन सबके अलावा मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा कि रक्षा के क्षेत्र में कई दशकों से रिकमेंड किया जा रहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। एक स्ट्रक्चरल चेंज की मांग की जा रही थी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए, बेहतर समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद होना चाहिए। इसे मोदी जी ने हमारे देश में लागू कर दिया है और यह बहुत अच्छे तरीके से यह स्ट्रक्चर भी काम कर रहा है। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के गठन की भी लंबे समय से मांग की जा रही थी। सेना के राष्ट्रीय सुरक्षा के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की दृष्टि से उसे भी मोदी जी के नेतृत्व में पूरा कर दिया गया है और इसके बड़े सुखद परिणाम आगे लगातार आते जा रहे हैं। दोस्तों, अभी जम्मू कश्मीर में नए तकनीक के तहत जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन की घटना हम सब के लिए चौंकाने वाली है, जो ड्रोन बम के माध्यम से अटैक किया गया है। इन सब दृष्टिकोण से भी तकनीकी दृष्टि से भारतीय सेना को, भारत को सक्षम बनाना अत्यंत आवश्यक है और इसके कारण से एंटी सैटेलाइट स्ट्राइक क्षमता को भी लगातार बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि 2014 का जो जनमत था वो भारत के लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक था, एक अलग मोड़ पर था। मोदी जी के नेतृत्व को 30 साल बाद, 3 दशक बाद भारत देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ स्पष्ट जनादेश दिया, ताकि 21वीं सदी के उदीयमान भारत के निर्माण में मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया गया और इससे मोदी जी ने पिछले 7 सालों में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आमूलचूल परिवर्तन भारत की नीतियों पर लाया है। आज विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जब पाकिस्तान आतंकवादी हमले कर रहा है, तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, भारत अपने सीमा पार जा करके अटैक करने में कोई हिचक नहीं कर रहा है। ये मजबूत राजनीतिक नेतृत्व, स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण ही संभव हो पाया है और इसे मैं मोदी जी के नेतृत्व की बड़ी कूटनीतिक सफलता भी मानता हूँ, डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस तरह सीमा पार जाकर भी जब हम अटैक कर रहे हैं तो दुनिया के राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर
हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले जरा भी अटैकिंग मोड में इंडिया आता था तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और दुनिया के सुपर पावर जो शक्तियां हैं उनके माध्यम से विरोध, सैंक्शंस लगने लग जाते थे, प्रतिबंध लगने लग जाते थे। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में डिप्लोमेटिकली उन पक्षों को भी हैंडल किया गया है और दूसरी ओर भारत डिफेंस के लिए ऑफेंस को अपनी पॉलिसी के तहत लेकर के आक्रमण करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है। राष्ट्रीय हितों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना करके सेना के मनोबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम मोदी जी के राजनीतिक नेतृत्व ने किया है। और दोस्तों, 21वीं सदी के उदीयमान भारत की, सुपर पावर भारत की, ग्लोबल पावर भारत की जो हम कल्पना करते हैं वो कभी भी बिना राष्ट्रीय सुरक्षा के सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इस महत्व को समझते हुए मोदी जी ने चौतरफा, चाहे कश्मीर में 370 और 35A को हटाना हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड का निर्माण करके नॉर्थ ईस्ट में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना हो, लेह लद्दाख क्षेत्र में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी करना हो, BRO के माध्यम से, या जो रोहतांग पास है उसमें अटल सुरंग के माध्यम से, अटल टनल के माध्यम से, इन अलग अलग पक्षों पर लगातार काम करके और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सभी राष्ट्रों से एक कोऑपरेशन, एक अलायंस सुनिश्चित करके, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोरिया हो, इन सब के साथ अलायंस करके भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ 21वीं सदी के उदीयमान भारत का निर्माण हो रहा है। और इस नेतृत्व को, इसके लिए निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इन सभी पक्षों को हमको जानना और भारत के जन जन तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगले शनिवार को शाम 7 बजे संवाद कार्यक्रम में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको अलविदा कहता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।